स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 10th का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ के बैठे हुए होंगे अच्छे से और रिफ्लेक्शन का जानते होंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या क्या होता है। तो परावर्तन थोड़ा सा एक मिनट का रिकैप। परावर्तन के लिए क्या होता है, आपके पास कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, और उस पर लाइट इंसिडेंट होती है और वापस टकराकर उसी मीडियम में चली जाती है। यहाँ होमोजीनियस मीडियम की बात होती है, समान माध्यम की। इसका मतलब हुआ केवल मीडियम की संख्या कितनी है, एक होती है, और लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसलिए इसकी जो चाल यहाँ रहती है वही चाल यहाँ, स्पीड चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होती है, सब सेम रहने वाला है। तो ये था रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में आपको जो मीडियम, इसका नाम था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ के नाम से इसे जानते थे। और ये जो होता है लाइट को आगे जाने नहीं देता, वापस उसी मीडियम में लौटा देता है, इसलिए मीडियम की संख्या एक लिखी गई। और आप कहते हैं कि हमें जो चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए उसे कहते हैं ओपेक। एक ओपेक मीडियम होता है, और रिफ्लेक्शन के लिए काम आने वाली जो डिवाइस है उसका नाम होता है मिरर। ये था रिफ्लेक्शन का समरी जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। बाकी लॉस सबको पता ही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइन सेम प्लेन, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल ऑलवेज म्यूचुअली इक्वल। तो ये था इतना। लेकिन उसमें क्या क्या खास बात जो हमें ध्यान रखना है, इसको पढ़ने से पहले, मीडियम एक होता है और जो जिस पर गिरती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो ओपेक होता है। चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन में। अपवर्तन मतलब, वर्तन का मतलब आगे बढ़ना, परावर्तन मतलब आगे बढ़ना, लाइट को आगे बढ़ाना है। बट रिफ्रैक्शन वर्ड बता रहा है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब ही होता है भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, P/Q। अब लाइट दो मीडियम से डील करेगी, यहाँ केवल एक मीडियम से डील करती थी, अब नाउ लाइट डील्स विथ टू मीडियम, दो मीडियम से डील करेगी। और जब दो मीडियम से डील करेगी तो दोनों मीडियम में भाई एक अलग मीडियम, और जब दूसरे मीडियम में चलेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो लाइट का कुछ ना कुछ, भाई आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके अंदर इंटरचेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे लाइट जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगी, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न मतलब P/Q, दो मीडियम। कितने मीडियम? दो मीडियम। तो सबसे पहले वहां मीडियम एक रिक्वायर होता है, यहां लिखेंगे आप हमें कितने माध्यम चाहिए, मिनिमम 2। अच्छा ध्यान से देखो, ये वाला मीडियम कैसा होता है, होमोजीनियस और पारदर्शी। समांग माध्यम और पारदर्शी भी होता है। एक समांग माध्यम पारदर्शी, तभी तो लाइट आ पा रही है। ये अपारदर्शी ओपेक हो गया, अपारदर्शी। अब लाइट यहां से चलते हुए आ रही है पारदर्शी माध्यम से, तो इसका मतलब 100% गारंटी के साथ क्लियर कि पारदर्शी से आएगी ही। तो यहां भी ये पारदर्शी है, लेकिन दूसरे में जाएगी, सेकंड मीडियम में एंटर करेगी, इस केस में क्या होगा, इसमें भी उसको ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। कहने का मतलब एक पारदर्शी माध्यम से आती है, किसी अपारदर्शी से टकराती है, इसमें एक पारदर्शी से आती है और दो मीडियम में चलेगी मतलब ये भी तो पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि लाइट कैन ओनली ट्रेवल इन ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, केवल वो पारदर्शी माध्यमों में ही चल सकती है। तो मीडियम दो होने चाहिए, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, बोथ आर ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, पारदर्शी होने चाहिए। दोनों मीडियम कैसे होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। अब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजिए, और ये जो बीच में डंडा दिख रहा है ये क्या होगा, ये वो होगा जो P को Q से अलग करता है। ये होता है सरफेस को, ये इसका नाम होगा, जैसे इसका नाम कौन सा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ नाम पड़ा था, तो वैसे इसका नाम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यहीं से मीडियम चेंज होना शुरू होता है, इसका नाम पड़ेगा अपवर्तक पृष्ठ नाम पड़ेगा, क्योंकि इसी जगह से ये फिनोमेना होने वाली है। ये होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नाम से जाना जाएगा। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करने का काम करता है, दो मीडियम को सेपरेट यानी अलग करता है, ठीक है, अलग करता है, सेपरेट करता है, वो होता है कौन, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये वो सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होता है, यहीं पर रिफ्लेक्शन होता है, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ जहां से अपवर्तन शुरू हो, जहां अपवर्तन होता है, दोनों बातें, वेयर रिफ्लेक्शन अकर्स, जहां अपवर्तन होता है, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस P/Q। तो दो मीडियम लिए जाएं, और दोनों कैसे लेने जाने चाहिए, दोनों के दोनों पारदर्शी, मिनिमम 2 मीडियम्स आर रिक्वायर्ड, कम से कम दो माध्यम चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए, पारदर्शी। और लाइट का बारे में
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे, उसको कंसिडर करते हुए अगर यहाँ पर हम कोई एक मीडियम बनाएं और ये लीजिए, मान लिया मैंने मीडियम 1, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बताया गया है ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होना चाहिए, तो मैंने एयर ले लिया, और दूसरे को मैं वाटर या ग्लास ले सकता हूँ क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो मीडियम 1 एंड मीडियम 2 बोथ आर ट्रांसपेरेंट, मीडियम 1 इज एयर एंड सेकंड इज ग्लास। अब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लेकर के चलाइए, अब चलाइए तो चली ये, और आते हुए किसी सरफेस पर फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, और जिस सरफेस पर गिरेगी वो सरफेस होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। देखो एयर ऊपर ऊपर है और ग्लास नीचे नीचे है, ग्लास डेंसर मतलब कुछ ऐसे होता है। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा देता हूं ताकि आपको देखने में कुछ अलग से लगे, हाँ कि ये ग्लास है। अब इसके बाद ये ग्लास हो गया। अब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी। मैंने पहले ही बताया था वर्तन का मतलब आगे बढ़ना। अब लाइट आगे बढ़ना तो चाहेगी, लेकिन दूसरा मीडियम है तो ये ऐसे बढ़ना चाहती थी, ऐसे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अब क्या होगा, मीडियम चेंज, माध्यम ही बदल गया। इंग्लिश मीडियम तो हिंदी मीडियम वाला हाल हो गया, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम चेंज होगा। वही चेंज यहां भी आ जाता है। जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो जो उसका ओरिजिनल पाथ है ना, ओरिजिनल पाथ, वो ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है, थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है, तकलीफ होती है, ठीक है, ऐसा समझ लिए, तकलीफ ही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना वास्तविक रास्ता जो है वो छोड़ देती है, भटक जाती है। एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, तो वो या तो ऐसे चली जाएगी या तो आगे चली जाएगी। फिलहाल वो ऐसे ही जाएगी क्योंकि मैंने ग्लास ले रखा है। आगे समझ में आएगा कि क्यों नीचे गई, उधर क्यों नहीं गई, आगे समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। तो ये हो गया। अच्छा, ये हो गया इंसिडेंट पॉइंट, सबको पता है इंसिडेंट पॉइंट पर पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इसको बनाने से पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेना चाहिए। सेम चीज ये होगा इंसिडेंट रे, जिसे आप कहोगे आपतित किरण, ये हो जाएगी परावर्तित, रिफ्लेक्टेड नहीं, कौन सी घटना हो रही है, अपवर्तित, अपवर्तन, तो ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण होगी। और ये भाई सब जानते ही हो क्या होगा, नॉर्मल अभिलंब होगा, जो कि एक मीडियम में नहीं दोनों मीडियम में बनाया जाएगा। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, ये एक मीडियम में नहीं दोनों मीडियम में बनाया जाएगा, और इस हिसाब से ये कंप्लीट होता है रिफ्रैक्शन। तो कुछ समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब एक लाइट रे, कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेकर के जाओ तो क्या होगा, वो तुरंत डेविएट हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ से। व्हेन लाइट रे एंटर्स एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, एयर भी पारदर्शी और ग्लास भी पारदर्शी, एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी में जाती है तो अपने वास्तविक रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। व्हेन लाइट रे एंटर्स in any transparent medium from another transparent medium, then it deviates from its original path. This phenomena is known as refraction of light. आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके दोनों के बीच में बना हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण होगा, और ये आपका आपतन बिंदु। क्लियर हुआ। अपवर्तन की डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से, प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। इसमें दोनों माध्यम पारदर्शी होते हैं। बात समझ में आई। अब आपका जो अगला टॉपिक है जिसे बोलते हैं अपवर्तन के नियम, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अपवर्तन के नियम, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, याद है दोनों लॉज, वैसे इसके भी लॉज होते हैं। अब इसके दोनों लॉस का क्या क्या है भाई। सबसे पहला लॉ जो हमें सबको हमेशा पता होना चाहिए, कितने मीडियम है सबको मीडियम पता होना चाहिए। मीडियम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल 2 होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, दोनों या ऑल मीडियम कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए, सब के सब पारदर्शी होने चाहिए। जहां ओपेक हुआ रिफ्लेक्शन शुरू, जहां पारदर्शी हुआ अपारदर्शी हुआ वहां रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला लॉ जो सबको पता है कि आपकी ये वाली रे केवल एक ही मीडियम में नहीं है, दोनों मीडियम में है। तो एक जो कॉमन वर्ड सबको दिमाग में छाप के रखना चाहिए कि सर ये जो फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं एक मीडियम के लिए नहीं, 2 मीडियम के लिए पढ़ रहे हैं, तो फॉर एनी 2 मीडियम ये हमेशा जुड़ेगा। क्या टर्म है वो चीज याद रखें, दोनों लॉ में हमेशा क्या जोड़ोगे, फॉर एनी 2 मीडियम, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, फॉर एनी 2 मीडियम। कौन कौन सी रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, आपतित किरण,
अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल नॉर्मल ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, ये हमेशा और हमेशा एक ही तल में होंगे हर हाल में, कभी ये चेंज नहीं हो सकते। तो फॉर एनी टू मीडियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। ये सब भूल जाते हैं आप, मत भूलिए, ठीक है। वो हमेशा एक ही तल में होता है, जो कि नजर भी आ रहा है। अब अगर पेपर लगाया जाए तो ये ऐसा नहीं है कि कोई रे बाहर आ रही है। एक ग्लास स्लैब अगर ले लिया जाए तो वो ग्लास स्लैब में, जैसे कि ग्लास स्लैब ये ले लिया जाए, ठीक है, तो इस ग्लास स्लैब को अगर ऐसे रखा जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये है इंसिडेंट रे, उधर ही है, ये नॉर्मल पीछे ही बना हुआ है, और ये रिफ्लेक्टेड रे उधर ही बनी हुई है। इस हिसाब से कहा जाता है। तो जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। अब कुछ रूल तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके एग्जाम्पल जो छूट गया वो एग्जाम्पल जान लेते हैं। रिफ्रैक्शन ही वो रीजन है जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ट्विंकलिंग्स ऑफ स्टार्स, यही वो फिनोमिना है, ये बहुत बढ़िया फिनोमिना है, यही वो कारण है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो बढ़िया ग्लास से एक बीकर ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट बढ़िया बीकर हो, और उसमें पानी भरिए और पेंसिल डाल दीजिए, तो पेंसिल आपको टेढ़ी सी टूटी हुई नजर आएगी, जहां से वाटर शुरू होगा। ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना, जरूर एक्टिविटी कीजिए और उसमें बताइएगा कि कैसे होता है, दिखा कि नहीं दिखा टूटी हुई पेंसिल, ठीक है। पानी लीजिए, गिलास लीजिए, गिलास में पानी भरिए और पानी भरने के बाद पेंसिल डाल दीजिए, कलम डाल दीजिए, आपको वो पेंसिल जहां से वाटर शुरू होगा वहां से नजर आएगा कि कुछ बेंड हो गई, कुछ टूट गई। इसका मतलब है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, देन द डेविएशन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये विचलन ही अपवर्तन कहलाता है। तो अब ठीक है, पानी में बाल्टी का पानी खाली बाल्टी हो तो कुछ नहीं दिखाई देता, सेम दिखाई देता है, बट अगर उसमें पानी भर दो तो कुछ उसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा अपवर्ड दिखाई देने लगता है, ऊपर उठा हुआ। उसमें सिक्का डाल दीजिए तो आपको ऊपर ही नजर आता है, और ये होता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण, ठीक है। अपवर्तन में क्या होता है? तारों का टिमटिमाना वाला भी ध्यान से देख लो, जैसे ये स्टार्स है, ये आपको ऐसे नजर आते हैं, वाकई में ऐसे होते हैं, होते ऐसे हैं लेकिन नजर ऐसे आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ रास्ते में बहुत सारी एयर्स हैं, बहुत सारी अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स की एयर है, और जिसमें ऐसे आते हैं तो ये लाइट रे ऐसे ऐसे डेविएट होती रहती है, जिसकी वजह से कभी आपको स्टार यहाँ नजर आता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और वो ऊपर ही नजर आता रहता है। इसलिए आपको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर रहे, वो शांत से बैठे हैं, ठीक है। वो धोखा है नजरों का, वहम है, बाकी वो टिमटिमा नहीं रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, वो गर्म गैसेस का गोला है, ठीक है। ना द सेकंड लॉ, फिर से ये लाइन रिपीट करूंगा मैं, क्या है वो? फॉर किन्हीं दो माध्यमों के लिए, फॉर एनी टू मीडियम, दो माध्यमों के लिए अगर हम बात करें तो दो माध्यमों के लिए फिर से क्या होने वाला है भाई? अगला जो लॉ है उन्होंने बताया, ये बताने के लिए क्या बताया गया कि द रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल। अब इंसिडेंस एंगल क्या है? आई है, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल। अब अगर आप उसका साइन आई लेंगे तो ये लास्ट वाला वेरिएबल हटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास? केवल साइन आई। तो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल दैट इज साइन आई, एंड रेशियो में दो लोग होते हैं ना, तो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल ले लिया, और दूसरा किसका ले लो? साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ब्रैकेट में आर, तो क्या हो जाएगा ये? साइन आर, ठीक है। ये हो गया द फॉर एनी टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑलवेज रिमेन्स, उसमें क्या था? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, बट इसमें क्या होता है? ऑलवेज रिमेन्स, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट इन दोनों मीडियम के लिए। साइन आई बटा साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहने वाला है? साइन आई बाई साइन आर हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। और इसी को कहा जाता है एक और नाम से, इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ के नेम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। लेकिन ये लाइन मैं फिर से बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्योंकि आपका ये एंगल पहले मीडियम में है और ये एंगल दूसरे मीडियम में है। रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं करते थे, रिफ्लेक्शन में क्या रहता था कि सेम बना रहने देते थे, क्योंकि एक ही मीडियम रहता था, ऐसे आती थी ऐसे, इसलिए हमने नहीं बोला किसी एक माध्यम के लिए, क्योंकि मीडियम ही एक था। बट इसमें दो मीडियम है तो इसलिए वो लाइन जरूरी होती है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसका किसका अनुपात? इंसिडेंस एंगल
साइन, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण की इंसिडेंस एंगल की ज्या, साइन ले लिया। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, तो लिखा गया साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको अच्छे से और भी जानेंगे हम लोग कैसे होता है ये, बट फिलहाल ये दोनों लॉस रिफ्रैक्शन के होते हैं। एक और जो बताया जाता है जो कि लॉ नहीं है, वो थोड़ा सा रिजल्ट में आता है, फिर भी क्या ध्यान रखने वाली बात है वो तीसरा, कहीं कहीं कोई पूछ लेता है कि बताइए तीसरा नियम, बल्कि अपवर्तन के दो ही नियम हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम कुछ नहीं है, वो बकवास बातें हैं, बट सुन लीजिए। जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, अब आपको माध्यम का टाइप अभी बताया नहीं गया, फिर भी सुन लीजिए। रेयरर से डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस पर मैं अच्छे से लेक्चर लूंगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्शन में क्या क्या हुआ, रिजल्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस जान गए, अब रिजल्ट्स जान लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई रिजल्ट्स में। नंबर 1, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर किया, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुआ, नहीं डेविएट हुआ, तो आई कुछ भी रहा बट आर सेम नहीं रहा। वहां आई इक्वल टू आर था, बट यहां आर आई नॉट इक्वल टू आर, एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद ये तो कॉमन सी बात है हाँ कि भाई रेशियो कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर। इस हिसाब से हम अगर बताएं तो यहां मान लो स्पीड थी v1, एंगल मिटा रहे हैं हम, ठीक है, यहां मान लो स्पीड थी v1, तो यहां स्पीड हो जाएगी v2। अब खुद ही बताइए कि दोनों में स्पीड सेम होगी अलग अलग, क्योंकि मीडियम अलग अलग नहीं, अलग अलग है, तो लिख सकते हैं कि स्पीड क्या हो जाती है जब मीडियम ऑन मीडियम चेंजेस, जब माध्यम बदलता है ऑन मीडियम चेंजेस, स्पीड आपको हवा में चला दिया जाए, उसके बाद पानी में उतार दिया जाए, पानी में चलो, स्विमिंग पूल में चलो, तो क्या होगा, आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो देन स्पीड चेंजेस, ठीक है, स्पीड चेंज हुई तो फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से वेव स्पीड इक्वल टू v इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपॉन टी, या फिर आप लिखते हैं v इक्वल टू एफ लेमडा। जहां ये क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये आपकी क्या होती है, वेव लेंथ होती है। तो वही है जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की जगह पर वेव की स्पीड, और डिस्टेंस की जगह पर वेव लेंथ, और टाइम की जगह पर टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्लास 9 का चैप्टर साउंड याद करिए, तो v इक्वल टू फार्मूला हुआ f इंटू लेमडा। अब खुद ही सोचो t किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, सोर्स है सन चेंज नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दूसरे तरीके से ऐसा याद करो कि लेमडा क्या है, 1 सेकंड में देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, प्रति एकांक समय में टाइम को कांस्टेंट रखा, तो प्रति एकांक समय में तय की दूरी ही चाल कहलाती है। तो समय जब नियत है तो जो दूरी है वही चाल है, समय कांस्टेंट कर दिया गया, आपने 1 सेकंड यहां भी कर दिया, तो यहां 1 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है और यहां 1 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है। सीधी सी बात है, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो जो 1 सेकंड में यहां जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां से डिफरेंस ही होगा, है ना। 1 सेकंड में यहां चला 10 मीटर, तो पक्की बात है यहां 10 ही नहीं चलेगा, क्योंकि मीडियम बदल गया, हो सकता है 11 चले, हो सकता है 9 चले, ठीक है। फिलहाल ग्लास है तो 9 ही चलेगा, 8 ही चलेगा, ज्यादा तो नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन के रिजल्ट में दूसरी बात क्या हो जाती है, वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होती है उसके बारे में बात करें। ऑन मीडियम चेंजेस, स्पीड चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, लेकिन एक चीज नहीं चेंज हो रही, मैंने बताया आपको, v1 हुआ तो यहाँ v2 हुआ। अगर यहाँ क्योंकि वेवलेंथ चेंज हुई इसलिए स्पीड चेंज हो गई, तो यहाँ लेमडा 2 हो जाए, यहाँ लेमडा 1 तो यहाँ लेमडा 2। अगर यहाँ मैं लिखूँ फ्रीक्वेंसी 1 तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 2, लेकिन रिलेशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, सूर्य ही है, या फिर ऐसा छोड़ दो 11th में समझ में आएगा ये कैसे सोर्स पे डिपेंड करती है। आप ऐसे याद करिए, 1 सेकंड में जितना चले, जितनी डिस्टेंस चले वही स्पीड है। तो यहां भी वही बात करोगे ना, यहां भी वही करो, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन v1 इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन 1 सेकंड, और v2 इक्वल टू क्या करोगे, लेमडा 2 अपॉन फिर से 1 सेकंड। 1 सेकंड में यहां कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए, लेमडा 2, तो वेलोसिटी हो गई v2। 1 सेकंड में यहां कितना चले, लेमडा 1, तो स्पीड हो गई v1।
तो इस हिसाब से बताया जाता है। तो यहाँ टाइम इंटरवल कांस्टेंट रखा जाता है, इसलिए आप कह दीजिए कि 1 टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, आवृत्ति जो होती है वो नियत हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नियत रहती है, नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। दो चीजें बदली केवल, वेवलेंथ बदली तो स्पीड बदली। मीडियम बदलने पर स्पीड चेंज होती है, मीडियम चेंज होती है। और सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि मीडियम चेंज होने पर लाइट का पाथ ही चेंज हो जाता है। जब रास्ता ही बदल देती है तो फिर रफ्तार भी बदल सकती है और वेवलेंथ भी बदल जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इरादा उसका एक ही होगा, मंजिल तक जाना। ठीक है। तीसरी बात है, अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो मैं फिर से वही वाली बात जो मैंने शुरू में रिपीट कराया था आप लोगों को, जिसे तीसरा नियम के नाम से बकवास बताते हैं। क्या? अगर वो जाएगी एक विरल से सघन, तो टाइप्स ऑफ मीडियम अलग तरीके का एक टॉपिक है, जिसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आगे की बाद में अगली वीडियो में, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम के प्रकार, जिसमें बताया जाएगा आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है। आज के लिए इतना ही। रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो बताइएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।